Good afternoon, children. Once again, we are here to discuss a very important topic of Hindu Marriage Act 1955, marriage. विवाह क्या है, पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, प्राचीन व्यू क्या है, ट्रेडिशनल लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है और नया मॉडर्न व्यू क्या है. So today we are going to discuss modern view as well as ancient view of viva. Actually, children, it was the marriage term basically used. जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम मैरिज वर्ड बोलते हैं, या तो हम कह सकते हैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये टर्म जो है बेसिकली इट इज नॉट अ टर्म ऑफ हिंदू लॉ, इट इज जस्ट अ ट्रांसलेशन. और यू कैन से व्हेन वी बेसिकली जब हिंदू लॉ बना, हमने ये लॉ ड्राफ्ट किया, बनाया, उसमें इस टर्म को डाला क्योंकि ये टर्म जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट और सेक्रामेंट एलिमेंट दोनों की बात करता है. पर ये जो है मैरिज टर्म जो है एंशिएंट लॉ में, इन क्लासिकल लॉ अंडर हिंदू लॉ, इट वाज नॉट एग्जैक्टली मैरिज, इट वाज विवाह ओनली. And when we are using the term vivah or uttering a term vivah, we are not including the terms of contract here for personal law. We are simply saying कि विवाह है मतलब आप संस्कारों की बात कर रहे हो. We are talking about sacrament. और and children, vivaha basically is a part of sacrament among the 16 sanskars of Hindu law. Among the 10 important संस्कार ऑफ हिंदू लॉ, इट इज वन ऑफ देम. उसमें से एक है कि विवाह क्या है, विवाह क्यों है. ठीक है, तो इसको संस्कार माना है, इसको कोई सेरेमनी नहीं माना, इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, इसको कोई अग्रीमेंट नहीं माना, इसको संस्कार माना है. ठीक, तो विवाह क्या है बेसिकली चिल्ड्रन? इट इज अ एटर्नल बॉन्ड एंड एटर्नल टाई बिटवीन अ मैन एंड ए वुमन, एंड दे आफ्टर दिस टाई बीइंग टर्म्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ. तो इसका मतलब दोनों की आइडेंटिटी आपस में मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, आपस में यूनिट एक बन जाते हैं और एक ही स्वरूप में आते हैं. इन द वन फॉर्म ओनली these two people appeared. It seems like that the symbol of भगवान शिव एंड पार्वती, जब आप उनका एक पिक्चर ऐसे देखते हैं, वो अर्धनारी स्वरूप में, सॉरी अर्धनारेश्वर स्वरूप में जब आते हैं, जब अर्धनारेश्वर स्वरूप में आते हैं तो नारी और नर दोनों का आपस में इस तरीके से उनका जो होता है आप पिक्चर देखते हो, तो दैट इज basically a symbol, a system, and this symbol tells you, it represent basically the unification or the merger of husband and wife in each other. मतलब एक ही तरीके, मतलब उनका एक हो जाना. तो बेसिकली दैट ये जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि विवाह कहलाता है. ठीक है, बट and you all know that, but today we, after the codification of Hindu laws, after that is 1955, vivaha is not only vivaha was not only a sacrament. Now we are saying the nature of Hindu marriage is sacrament as well as contract. क्योंकि आज हमारे पास कुछ contractual element है, आपको फ्री कंसेंट देखनी है, आपको एज देखनी है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आपको देखनी है, तो वी कैन से that now the nature of Hindu marriage is not exclusively a sacrament, but it is also considered as contract only. So sacrament as well as contract, both we have. Children, before we are going to explain or discuss the important conditions of marriage, let me tell you about the old different types of marriages, that is approved marriage and unapproved forms of marriages. So actually there was 8 forms of marriages that were bifurcated in between approved forms and unapproved forms. So approved forms: Brahmin, Devya, Arsh, Prajapati, Gandharv, Asur, Rakshas, Pisach. And among all these 8 approved and unapproved form of marriage, today we are recognizing this Prajapat form of marriage. So it is completely approved and we are recognizing them, we are solemnizing our marriages in this form only.
हम इसी की बात करते हैं कि किस तरीके से दुल्हन के घर दूल्हा आएगा पूरा बारात लेके प्रोसेशन के साथ, और उसके बाद उसकी शादी करके उसको जाना होता है। पेरेंट्स उसको अपने फॉर द अपना लव एंड अफेक्शन के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी लव एंड अफेक्शन के लिए उसको गिफ्ट्स देते हैं। वो अपने इन लॉज के घर जाती है। तो दैट इज ऑल बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्रजापत फॉर्म ऑफ मैरिज. So, and if I am talking about the old objectives, the old features or conditions of Hindu law is identification of caste, that is pratilom and anulom vivah. It means this considered as anulom basically was considered considered by the text, but pratilom was not considered or advocated by the society even also. Anulom means when a boy belongs to a upper caste or upper varn, and girl is of lower varn, and when they solemnize marriage with each other, it was considered as anulom vivaha. तो वो उसको एडवोकेट किया गया था, उसको सपोर्ट किया जाता था और करते थे. बट प्रतिलोम में उल्टा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, व्हेन गर्ल बिलोंग्स टू अपर वर्ण और बॉय बिलोंग्स टू लोअर वर्ण, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतिलोम विवाह. तो दैट वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. तो that was been a very that was very important condition for to solemnize Hindu marriage. And the second is monogamy. Agar if you are going to compare this first condition to the existing rule, so you can say that now the Hindu Marriage Act is accepting such kind of marriages, pratilom and anulom. Every type of marriage is considered as a valid marriage, provided subject to if are satisfying or within the purview of section 5 read with section 7 of Marriage Act 1955. तो it is considered as right. तो इसका मतलब हम ये दोनों तरह का शादियां एक्सेप्ट कर रहे हैं हिंदू लॉ में, प्रतिलोम होए अनुलोम होए. अब 1950 के बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन सोसाइटी का हो सकता है, पर लॉ का ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लॉ ने इसे एक्सेप्ट किया है. मोनोगैमी हम कहते हैं कि आप जिस समय विवाह कर रहे हैं उस समय एक व्यक्ति से विवाह करें, एक पुरुष एक स्त्री हो, और दोनों के ही दूसरा कोई कोई भी पार्टी जो है शादीशुदा न हो. इसका मतलब अगर एक स्त्री और पुरुष शादी कर रहे हैं तो नो अदर लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज बी देयर. तो वो मोनोगैमियस है. द्विविवाह नहीं होना चाहिए, बायगैमियस नहीं होना चाहिए, है ना. और जैसे कि बायगैमी मीन्स नो पॉलीगैमी एंड पॉलिंड्रेट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिटेड. मोनोगैमियस नेचर वाज अलाउड. तो और ऐसा ही होता था. This was the system, that was the practice actually in the olden days. Now सपिंड ये जो लड़का और लड़की हैं वो सपिंड रिलेशनशिप में, सपिंड मतलब स प्लस पिंड, इट मीन्स when they belong to the same caste or gotra, they are not able to solemnize between them. नहीं कर सकते थे. जैसे सपोज इफ आई बिलोंग टू एक्स कम्युनिटी, तो आई एम नॉट एबल टू सोलुमिनाइज मैरिज विद एक्स कम्युनिटी बॉय, क्योंकि he is considered as he basically considered within the same gotra of my. तो वो हम आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम गोत्र में था. ऐसा इसमें पुराने ओल्ड लॉज की कंडीशन थी. एंड व्हाट इज दी now if you are going to compare this to the new law, so you will be able to find out, yes, of course, under section 5 this provision is recognized as a valid condition for to solemnize marriage under section 5 of Hindu Marriage Act, under Hindu Marriage Act 1955 हम करते हैं, है ना. तो सपिंड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रॉम मदर साइड इन अनकोडिफाइड लॉ, फ्रॉम मदर साइड टू पीपल आर नॉट एबल टू मैरी विद ईच अदर if they are related within 5 degrees from mother side.
है ना. It was before 1955, remember. And from father side, it was a gap of 7 degrees. It means two persons are not able to marry with each other if they falls within 7 degrees. तो इसका मतलब from mother side 5 or from father side 7. But now after 1955, in the light of section 5, the degrees were reduced. कैसे? Now mother side it is only 3, up to 3 only, and for father side 5. तो इसका मतलब जो हमने रेस्ट्रिक्शन पुराने लॉ में इंपोज किया कि आप एक लड़का एक लड़की दोनों जो आपस में शादी नहीं कर सकते अगर वो मदर्स के साइड में वो 5 डिग्री में आपस में जुड़े हुए हैं, मदर का जो असेंडेंस या डिसेंडेंस और जो उनके एग्नेट्स हैं, तो उसमें अगर वो पूरी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं तो हम ये मानते थे कि वो सपिंड में कवर होते हैं और वो आपस में शादी नहीं कर सकते. द सेम इज विद द फादर ऑल्सो. तो अगर फादर के साइड में 7 डिग्रीज अगर रिलेटेड है तो वो आपस में इस तरह शादी नहीं कर पाते. और मगर अब ये मॉडर्न लॉ में उसका थोड़ा सा रिड्यूस्ड कर दिया है, 3 और 5. दैट इज फ्रॉम मदर साइड इट इज ओनली अप टू 3 डिग्रीज एंड फ्रॉम फादर साइड मैक्सिमम 5 डिग्रीज फ्रॉम फादर साइड. तो ये हमने कम किया और जो है अब शादी के लिए हम रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही इंपोज करते हैं. Now the next is prohibition in degree of prohibited relationship. Now what happened? This is if कोई भी like two persons, here also the same provision, two persons are not able to marriage, not able to solemnize marriage in between each other if they are related within the prohibited relationship. Prohibited relationship means when prohibited relationship, basically children, is a huge term which itself includes suppend also. दोनों चीजें उसमें शामिल है क्योंकि suppend is a restricted degree कि 3 होना चाहिए कि 5 होना चाहिए कि जितना भी हो. बट हम जब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिग्रीज, है ना. वो कितना भी हो सकता है. देयर इज ओनली अ कॉन्सेप्ट लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, ब्लड, अडॉप्शन. अगर कुछ भी ऐसा है तो उसमें हम जो है शादी सोलुमिनाइज नहीं कर सकते. अगर किसी भी तरह का आपका कोई रिलेशन है वहां पे तो हम वहां शादी नहीं कर सकते. Like if you are going to compare with the Muslim law this topic, so you will be able to find out the difference. क्या कि जैसे हिंदू लॉ में सपेंड है, मुस्लिम लॉ में there is no concept of सपेंड, है ना. वहां डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड हो सकता है पर सपेंड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा. और the next important condition is marriage ceremonies. So ceremonies now after the codification of laws also still we are observing these ceremonies as a part of sacrament. कि हमने अभी बोला कि नेचर क्या है हिंदू मैरिज का, सेक्रामेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्चुअल. तो उसी सेक्रामेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे हिंदू लॉ में सेक्शन 7 है कि कुछ सेरेमनीज होनी चाहिए, आइदर शास्त्रिक सेरेमनी, आइदर कस्टमरी सेरेमनी, कुछ ऐसा सेरेमनी होनी चाहिए शादी करने के लिए, है ना. सप्तपदी, सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट सप्तपदी. बट चिल्ड्रन रिमेंबर, सप्तपदी इज नॉट अ मैंडेटरी सेरेमनी. कि अगर सप्तपदी नहीं होगी तो शादी हुई नहीं है, ऐसा नहीं होगा. सप्तपदी अंडर सेक्शन 7 इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन कि किसी कम्युनिटी में अगर सप्तपदी हो रहा है, 7 फेरा हो रहा है तो उसको करना जरूरी है. पर जिस कम्युनिटी में, जिस जगह में सप्तपदी का प्रोविजन नहीं है, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहें, हम बात करते हैं जैन कम्युनिटी, आप बात कीजिए बुद्धिज्म की बात कीजिए, तो वहां सप्तपदी इज नॉट मैंडेटरी कि 7 फेरा आप ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. अगर वो ऐसा नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, तो वहां का जो भी उस कम्युनिटी का कुछ भी अगर कोई भी सेरेमनी होए तो वो आप यूज कर सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज आप कर सकते हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं वो सेरेमनी. अच्छा, सेरेमनी के लिए दोनों पार्टीज की सेरेमनीज को मैंडेटरी कंप्लीट होना जरूरी नहीं है. इफ द पार्टी इज कंप्लीटिंग द सेरेमनी ऑफ ओनली वन, दैट इज आइदर ग्रूम और ब्राइड, किसी एक का भी अगर कंप्लीट हो रहा है तो वी आर सेइंग कि द पार्टी इज सेटिस्फाइंग और सेक्शन 7 कंडीशन. तो सेक्शन 7 में उसने वो चीज कंप्लीट कर ली है. बट इन द एब्सेंस ऑफ सेक्शन 7 चिल्ड्रन, बट इन द एब्सेंस ऑफ सेक्शन 7
during the solemnization of marriage, it may become a question or it may be challenged. So what is required? The compulsion. Here we have a compulsion for the compulsion of performance of ceremonies during the solemnization of marriage. So this is somehow a little bit discussion. So let's move on for the as per the codified law, what is the modern view or modern approach of marriage? Children, as I already discussed with you, Hindu marriage is termed as sacrament as well as contract. दोनों तरह का हमारे पास conditions हैं, sacrament की भी condition है और जो है कॉन्ट्रैक्ट की भी कंडीशन है. सेक्रेमेंट कैसे हम बोलते हैं? हमने बोला कि साहब यूनियन जो है इटर्नल यूनियन है ना, और कोई देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीमैरिज अर्लियर आल्सो. तो जब रीमैरिज नहीं थी, इटर्नल बॉन्ड है, आप जो है आइडेंटिटी मर्ज जो हो जाती है पूरी तरीके से वाइफ की हस्बैंड में, और तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां हम ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि स्टिल हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्रामेंट. वो सेक्रामेंट का पार्ट है ना. और मगर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक मैट्रिमोनियल रिलीफ under Hindu law, when we were talking about section 9 restitution of conjugal right, when we were talking about judicial separation section 10, 11 की बात करते हैं, void marriage, voidable marriage section 12 and section 13 of course, that is divorce. When we were talking about all these elements under marriage act, तो हम ये कहते हैं कि we are including the contractual element इन मैरिज लॉज ऑल्सो, क्योंकि आपको पार्टीज को आपने राइट दिया है शादी करने का. अब अगर राइट है तो शादी से अपने आप को अलग करने का भी राइट है. तो जहां हम ये सोचते हैं, वेयर वी हैव आइडिया कि वी कैन इजीली there may be a dissolution of this eternal tie or this eternal tie will dissolve. तो जैसा ही हम सोचते हैं, जो हमने कहा है कि जो डिसोल्यूशन नहीं होता, पर जहां हम ये सोचते हैं कि डिसोल्यूशन होता है या हम पार्टीज को ऐसा रिलीफ देते हैं या इस तरह की कंडीशंस हम देते हैं, तो वी कैन से कि सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स tell us that here we are talking about the status of the nature of marriage as contractual contractual marriage. तो ये एक सारी चीजें वही है कि आपने अगर when you have a right to marry, you have a right to dissolve it. आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो, डिसॉल्व भी कर सकते हो, आपके पास शादी करने का राइट है. तो ये कुछ इस तरह के कंडीशंस हमारे पास हैं जिससे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से इट इज प्रूव कि the nature of marriage is sacrament, is as sacrament as well as contract. So children, today we are going to discuss the important conditions of Hindu Marriage Act in the light of section 5 of 1955. So there are certain conditions, and so this is the very first condition, that is no bigamy is allowed or permitted under Hindu law. Section 5 subsection 1, it means monogamy is required, है ना. अब जब शादी कर रहे हैं उस समय पार्टी का स्टेटस सिंगल होना चाहिए, मतलब अनमैरिड हो, सिंगल हो, दिस इज अलाउड. सिंगल कैसे भी हो सकते हैं आप, आफ्टर डिवोर्स हो सकता है, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टी हो सकता है. तो जिस समय शादी कर रहे हो वो मोनोगैमियस हो, ठीक है, वही अलाउड है. बट इफ एनी टाइप ऑफ bigamous marriage is solemnized, so it may be considered as a wrong and punishable under 494 and 495 IPC, which is read with section 17 of Hindu Marriage Act 1955. तो वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगा. कि वैसे तो देखा जाए तो देयर इज नो पनिशमेंट ऑफ दिस if there is any contravention, if there is any contravention of section 5 subsection 1, so there is no specific punishment in 1955 act. It simply tells you that under section 17, if such act is committed by the party, then what happened, automatically he or she will be
गवर्न अंडर 494 495 आईपीसी, तो वहां सीधे सीधे हम चले जाएंगे, ठीक है, वहां आप कर सकते हैं और वहां जाके these here we have certain important cases, Sarla Mudgal versus Union of India, Lily Thomas versus Union of India, Vinod Kumar Singh versus Union of India. So here these are certain cases, leading cases regarding the bigamous marriage. तो बायगेमियस मैरिज का ये कंसर्न है और वो शादी गलत ठहरी है. नो पॉलीगेमी, नो पॉलिंड्री इज अलाउड एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. Children, but here I would like to tell you one important thing about the right of a child who is born out of bigamous marriage. अगर ऐसा बच्चा है तो क्या वो बच्चे का राइट भी नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है चिल्ड्रन. वाइफ को कोई राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी को, सेकंड वाइफ को राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी को, बट सच चाइल्ड is considered as a legitimate child within the purview of section 16 of Hindu Marriage Act 1955 after the amendment of 1976. तो इसका मतलब वहां सेक्शन 16 में उसको जो प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, बट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू द पेरेंट प्रॉपर्टी राइट. ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिवली आई एम यूजिंग द वर्ड पेरेंट एंड इट इज नॉट relative, it is not other person, it is not grandparent. I am using exclusively word parent here. अपने माता पिता की संपत्ति में से वो अधिकार ले सकता है. इसका मतलब मोनोगेमियस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, बायगेमियस का कॉन्सिक्वेंस क्या है? मोनोगेमियस का कॉन्सिक्वेंस ये है कि सारे राइट्स पत्नी को मिलेंगे, सारे राइट्स बच्चे को मिलेंगे, है ना. और अगर बायगेमियस है तो पत्नी का राइट खत्म हो जाएगा और बच्चे का राइट मेंटेन होगा बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द लाइट ऑफ सेक्शन 16 ओनली. So this is the basic consequence. तो ऐसा ही so in this way we can say this is the very essential condition for to solemnize a valid marriage. तो आपको सबसे पहले पार्टीज का मोनोगेमियस होना चाहिए, सिंगल स्टेटस होना चाहिए. The second is mental capacity. As per section 5 subsection 2 we are talking about mental capacity. It means we are talking here about the consent. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट और फोकसिंग ऑन द स्टेटस ऑफ माइंड कि क्या मैरिज के लिए वैलिड कंसेंट दी गई है. वैलिड कंसेंट मींस फ्री कंसेंट दी गई है. क्या ये वॉलंटरी एक्ट है, फोर्स नहीं हुआ है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए. तो इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ फ्री कंसेंट. देन ओनली दिस कंसेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट. तो क्या स्थिति है? इंसेनिटी तो नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो नहीं है. तो इट मस्ट बी इट मींस द पर्सन मस्ट बी फिट एंड फाइन. कैसे? फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों तरीके से वो फिट एंड फाइन होना चाहिए. इसका मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विवाह के लिए, मैरिज के लिए एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए. ठीक है, तो वी कैन से दैट इट इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ मेंटल कैपेसिटी कि किस प्रकार का व्यक्ति जो है शादी कर सकता है जो मेंटली और फिजिकली बहुत फिट एंड फाइन हो और अपना एज अ prudent man the person is able to understand the act and its consequence. जो शादी को समझे, शादी के consequence को समझे, तो हम उसे ये मानते हैं he or she is able to solemnize the marriage. Number 2, और इसके लिए if such but if there is any problem regarding this, it means if there is any contravention of subsection 2 of section 5, so what happened? It may be challenged under section 12 of Hindu Marriage Act as voidable marriage. It may be considered, and what? A decree of annulment, a decree of null and void be passed if it is consented by the parties and it is been challenged. तो annul हो जाएगा पूरी तरीके से अगर ये आपने फ्री कंसेंट नहीं लिया है या आप स्टेटस क्या था एट द टाइम ऑफ मैरिज पार्टीज का, मतलब फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, तो उसको देखते हुए ये देख लिया जाएगा. तो हियर I have some important cases. Alka versus Avinash, Ram Narayan versus Rameshwari Gupta. And next is
the next important, this is children very, very important element for the solemnization of Hindu marriage. Children, remember, for the purpose of marriage under Hindu law, a very important thing, guardianship in marriage is not allowed and permitted under Hindu law. जैसा कि just like waliyat ul nikah under Muslim law it is permitted, but under Hindu law it is not permitted from the very starting. कि आप जो संरक्षण है, जो संरक्षक हैं बच्चे के, वो बच्चा मतलब माइनर, तो अगर वो हैं, वो किसी भी प्रकार की अपनी कंसेंट नहीं दे सकते विवाह की, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं। तो इसका मतलब गार्जियनशिप इन मैरिज तो अलाउड है ही नहीं। वलियत उल निकाह मुस्लिम लॉ में अलाउ है, जब्र अलाउ है, पर हिंदू लॉ में गार्जियनशिप इज मैरिड इज नॉट अलाउड। तो इसलिए फॉर दिस रीजन Section 5 subsection 3 is very important in this sense that it talks about कि what is the age basically, क्या होनी चाहिए लड़का और लड़की जब दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो क्या उनकी एज होनी चाहिए। Simply it is 21 and 18 for girls and 21 for boys। ये एक सिंपल सा प्रोविजन है, होना चाहिए। Children, this is in the light of like PCMA है ना, PCMA 2006 also, PCMA 2006, so it is considered as an important change कि PCMA basically provides a relief when we were talking about that the parties of child marriage, if they want to repudiate their marriage, so what type of relief is provided by this act। तो PCMA 2006 का सेक्शन 3 बेसिकली एक अभी जो है हमारे पास इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है हमारे प्रोविजन पे कि अगर जो है लड़का लड़की की शादी 18 साल से 21 साल जो है पहले हो गई है, तो वो कहाँ रिलीफ पा सकते हैं। दे कैन इजिली रेप्यूडिएट देयर मैरिज। इट इज वेरी सिंपल, दैट इज नोन एज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं कि आपकी शादी अगर 15 साल से कम और हुई है तो आप 15 साल के बाहर जाके 18 साल से पहले तक आप उसको रेप्यूडिएट करवा सकते हैं, irrespective of this fact whether a child is born out of this marriage। तो अगर बच्चा भी है उसके बावजूद भी ऐसे मैरिज को हिंदू लॉ में टर्मिनेट किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है ऐसे रिलेशनशिप को। चाइल्ड PCMA जब आया, PCMA as per PCMA Act 2006, what this PCMA basically gives some extra relief to the parties, relief of कुछ साल का रिलीफ किया, क्योंकि हिंदू लॉ में जब करेंगे तो हमने बोला 15 से नीचे आपकी शादी हुई है तो 15 से लेकर 18 के बीच में आप रेप्यूडिएट करवा सकते हो। पर PCMA 2006 कहता है थोड़ा सा रिलीफ उन्होंने जो हमें यहाँ पे दिया वो ये दिया कि जो है it is considered as it is just like a grace period। It is just like a grace period to the male as well as female। तो दोनों को दिया गया है, जैसे सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 इट टॉक्स अबाउट इट 20 years फॉर गर्ल एंड 23 years फॉर बॉय। इसका मतलब अगर 21 साल का लड़के का कम शादी हुए हैं तो वो 23 साल तक जो है अपना शादी को रेप्यूडिएट करवा सकते हैं, और अगर लड़की का केस है तो 18 साल 20 साल तक वो उसको रेप्यूडिएट करवा सकता है। बट नाउ व्हाट इज द डिसिमिलैरिटी, तो ये दिस, बट चिल्ड्रन रिमेंबर दिस प्रोविजन इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन PCMA 2006 ओनली। बट if you compare PCMA to that of Hindu Marriage Act 1955, so you will be able to find out what this option of puberty is exclusively available to a women only। सिर्फ Hindu Marriage Act में सिर्फ women को it becomes a ground of divorce under section 13 subsection 2 clause 4 में दिया हुआ है कि एक सिर्फ डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अगर आप रेप्यूडिएट करवा रहे हैं सिर्फ लड़की को मिलेगा, लड़के को नहीं। बट जब हम when we are going to compare it to that of a PCMA 2006, you will be able to find out कि यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड है वो लड़का और लड़की दोनों को मिलता है कि वो अपना शादी जो है रेप्यूडिएट करवा सकते हैं, अपना चाइल्ड मैरिज अगर हो गया है तो इस तरह का। Now similar type of right is also available to the Muslims also as per this act, Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, the option of puberty, that is khayarul bulugh,
it is also available in the hands of women only. तो वहां पे भी सिर्फ लड़की को मिलता है. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग एक लड़की को ही ये राइट मिलता है, खयारुल बुलुग, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, कि वो अपना शादी 15 से 18 के बीच में रेप्यूडिएट करवा सकती है. बट अगर हम पीसीएमए की बात करें, क्योंकि पीसीएमए बेसिकली इज अ सेक्युलर लॉ, it is a general law, secular law. So if there is a problem regarding the repudiation of marriage, तो यहाँ पे तो there is no discrimination between Hindu law and Muslim law, और easily उसको repudiate करवाया जा सकता है ऐसे किसी भी marriage को. Now the next important condition for the solemnization of Hindu marriage is prohibited relationship. Prohibited relationship, as I have already told you, if marriage is solemnized in the contravention of this section 5 subsection 4, so it will be considered as a punishable act under section 18 under section 18B of Act 1955. तो punishment बहुत छोटा सा punishment, one simple imprisonment may extend to 1 month or fine, बहुत छोटा सा, और both. तो एक छोटा सा punishment के साथ हद मार के खींच के सिंपल 1 महीने करेंगे और उससे ज्यादा नहीं. तो so what actually what do you mean by, as we have already discussed about prohibited relationship, so what actually it means? Prohibited relationship include half blood, full blood, uterine blood, legitimate relationship, illegitimate blood relationship, relationship by adoption or relationship by blood. तो ये एक मतलब there is no specific category of relations. वो कितना भी जा सकता है, कितना भी high-soever and low-soever, वो कितना भी होगा, तो simple it is considered as a degree of prohibited relationship. Now our next slide is all about suspender relationship. So children, if any party is solemnizing marriage in contravention of section 5 subsection 5, so again it is considered as a null and void marriage under section 11, and of course it is punishable under section 18B. Again the same provision, that is simple imprisonment may extend up to 1 month or fine or both. तो सिंपल सा एक तरीका है कि किस तरीके से हम एसेंशियल कंडीशंस को देखते हैं. अच्छा चिल्ड्रन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक जो छोटी सी बात यहाँ पे है कि जब हम ये देखते हैं मैरिज, so if there is any contravention of this subsection 3 of section 5, कि अगर आपने ऐसा शादी का नहीं किया है जो एज डिटर्मिनेशन है, for this what happened after the commencement of PCMA 2006, in year 2007 children, what the punishment was increased under section 18 clause A of 1955. पहले इसमें भी होता था 1000 रुपए और 1 महीना, इस तरह का पनिशमेंट होता था, फाइन इतना कम और ये सारा. पर अभी जो है एट प्रेजेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 2 years. आप सोचिए 2 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है. रिगरस इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 2 years, और देयर में बी अ फाइन में एक्सटेंड अप टू 1 lakh, और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी, 2 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट या दोनों. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पीसीएमए 2006, and which this was enacted after 2007. So these are general conditions of marriage under Hindu law. Thank you so much for this session.